सर मैंने जेबीटी, बीए, एमए हिस्ट्री और एमए हिंदी केयू के यूनिवर्सिटी से की है सर। और बीएड सर मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की है सर। रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी से सर, सॉरी। ओके, आप ये बताइए, आपने बताया कि आपने बीएड चौधरी रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी से की है। चौधरी रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस रणवीर जिले में है? रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी सर, जींद। आप बता सकते हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की स्थापना कब हुई थी? सर स्थापना का तो नहीं पता सर, sorry। ओके, चौधरी रणवीर सिंह के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर चौधरी रणवीर सिंह ना स्वतंत्रता सेनानी थे सर। और ये मतलब कांग्रेस के सदस्य भी थे सर। और इन्होंने संविधान बनाने में भी अपना योगदान दिया था सर। बस। यस सर। दिल्ली सल्तनत काल में मेहराबों का प्रचलन किस मकबरे में पहली बार हुआ है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, दीवान ए इंसा, जो मुगल कालीन जो उच्च अधिकारी थे, दीवान ए इंसा किनको बोला जाता था? दीवान ए इंसाफ सर, ये पत्रकार होते थे सर, पत्राचार से रिलेटेड होते थे। और जासूस, गुप्तचर बोल सकते हैं सर इन्हें। ओके, आप बता सकते हैं हरियाणा में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, कहां खत्म हुई? 1857 की क्रांति सर हरियाणा में अंबाला से शुरू हुई थी सर, अंबाला छावनी से। बताइए, डेट बताइए। 10 मई सर। ओके, खत्म दस कहां हुई? मई 1857। यस सर। खत्म कहां हुई? खत्म तो सर एग्जिट नहीं पता सर। औरंगजेब राजगद्दी पर कब बैठा, अपने सभी भाइयों को पराजित करके? औरंगजेब सर, एक सेकंड, 1658 सर। ओके, और उसने लगभग कितने सालों तक शासन किया? सर उन्होंने मतलब 15 ईयर्स अबव शासन किया था सर, 1707 तक किया था सर। मुगल प्रशासन ने सिखों के गुरु तेग बहादुर को कब फांसी की सजा दी थी? सर एग्जिट डेटा याद नहीं सर, मुझे डेट याद नहीं है इसमें। ओके, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके यस आप सर। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी स्थान यस सर। बताएं, और किन किन नदियों के किनारे थे वो, ये भी बताएं। सर पूर्व में आलमगीर था सर। और पश्चिम में सुतकांगेडोर था सर, दास नदी के किनारे। और उत्तर में सर मांडा था। और दक्षिण में दैमाबाद था सर। किन किन नदियों के किनारे थे, बताओ, बताइए। सर ये नदियों के नाम याद नहीं है सर मुझे। ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने बोला है? सर डेफिनेटली याद नहीं है सर इसमें। ठीक है। आप बता सकते हैं हरिबांगा नामक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? हड़प्पाकालीन स्थल जिसको हरिबंगा सर, ये सर भिवानी में है सर, तिगड़ाना तिगड़ाना गांव में। थोड़ा सा बता सकते हैं विस्तार से कि क्या मिला है यहाँ? सर यहाँ पे हड़प्पा कालीन जैसे हरिचूरियों के साक्ष्य मिले हैं सर। और हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले सर यहाँ से। ओके, आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच में हुए थे सर। और तीनों? इसमें
नहीं सर, स्टार्टिंग के जो दो थे ना उसमें हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, और जो थर्ड और फोर्थ था सर उसमें टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज थे सर। ओके, जिसमें, थोड़ा विस्तार से बताइए। यस सर, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था सर, इसमें अंग्रेज हार गए थे और इसमें हैदर अली की जीत हुई थी। और सेकंड में सर, हाँ सर, इसमें जैसे फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, इसमें मराठों ने और अवध के नवाब ने हैदर अली का साथ दिया था। और सेकंड मैसूर युद्ध में मराठे और अवध के नवाब अंग्रेजों के साइड से लड़े थे सर इसमें। और इसमें मतलब कोई निश्चित वो नहीं था, मतलब हैदर अली की पूर्णतः हार नहीं थी इसमें। और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में सर हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और टीपू सुल्तान ने बाद में युद्ध लड़ा जिसमें वो पराजित भी हुआ सर। और फोर्थ मैसूर युद्ध में सर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार हो जाता है, और वो हिंदू राजशाही, मतलब एक नाबालिग बच्चे को गद्दी पे बिठा देते हैं सर। ओके, मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। हुंडी के बारे में बताइए विस्तार से। हुंडी सर एक पत्र होता था, जैसे किसी को अगर अपने पैसे का ट्रांसफर करना होता था तो वो पैसे अपने खुद ले जाने की बजाय सर वो हुंडी में या सर्राफ को दे देते थे निश्चित राशि, और वो उनसे मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेके सर गंतव्य तक उन पैसों को पहुंचा देते थे सर। ये साख पत्र के नाम से भी जाना जाता था सर। ओके, गुजरात विदेशी माल का एक प्रवेश द्वार बोला जाता है, क्यों? सर क्योंकि गुजरात की जो ज्यादा सीमा है ना वो तटीय, समुद्री तटीय स्थल मार्ग से लगती है सर। और जो जलीय मार्ग है वो व्यापार की दृष्टि से काफी सस्ता भी होता है सर। और ये कटा फटा तक है सर, यहाँ पे बंदरगाहें मतलब नेचुरली बनी हुई है सर, जिसके कारण इसे बोला जाता है सर व्यापार के लिए प्रसिद्ध। ओके, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कहता है कि व्यापारी अपने आप को गरीब दिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर उनकी हैसियत का अगर पता चल गया तो उनसे जबरन धन उगाई की जाएगी। मतलब किस शासक ने, जो जो शासक था उसने व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा के लिए कानून बनाए बहुत सारे। बर्नियर ने बोला है कि व्यापारी तो जो डरते थे और वो गरीब दिखाने की कोशिश करते थे, अपने आप को अमीर नहीं शो करते थे, तो किस शासक ने उनके लिए स्पेशल कानून बनाए? सर ध्यान नहीं है सर पूरी तरह से। ओके, शिवाजी के अष्ट प्रधानों के बारे में थोड़ा चर्चा करिए। सर अष्ट प्रधान शिवाजी के टाइम में मतलब प्रशासन का प्रमुख हिस्सा थे सर। इसमें सर सेना अधिकारी होता था, और ये फडणवीस और वित्त अधिकारी सर, मुझे इतना एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ओके, आप बता सकते हैं जो अष्ट प्रधान थे शिवाजी के, वो यस सर। स्थायी थे या अनुवांशिक थे, या इनमें से कोई नहीं थे? सर स्थायी आनुवांशिक तो नहीं थे, आनुवांशिक तो नहीं थे सर। तो फिर योग्यता क्या के थे आधार वो? पर, योग्यता के आधार पर चयन किया जाता था सर उनका। मतलब कोई भी पद आनुवांशिक नहीं था सर कि पिता के बाद उसके पुत्र को या फिर उससे आगे मतलब चलता रहे सर। ओके, आपने मुगल जो राजा जो हुए हैं, मुगल मुगल शासक हुए हैं, उनको आप क्रम में लगा सकते हैं? यस सर। बताइए। सर सबसे पहले बाबर, और बाबर जी। के बाद सर, बाबर के बाद हुमायूं सर, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद सांझा हुए, और सॉरी सर जहांगीर हुए, जहांगीर के बाद सांझा, और सांझा के बाद औरंगजेब सर। ओके, उसके बाद जो शासक थे सर वो अयोग्य थे, और उनका मुझे सीक्वेंस याद नहीं सर। लास्ट था सर बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद के शासक अयोग्य थे या उत्तर मुगल काल के शासक थे? उत्तर मुगल काल के शासक थे सर, औरंगजेब के बाद जो हुए शासक। तो आप अयोग्य किस बेस पे बोल रहे हैं उनको? वो शासक तो थे ना, उन्होंने राज तो किया है। नहीं सर, जैसे मतलब बाबर से लेकर और औरंगजेब तक, हालांकि डिक्लाइन तो सर औरंगजेब के काल से स्टार्ट हो गया था मुगल साम्राज्य का।
लेकिन औरंगजेब ने फिर भी काफी हद तक मतलब अपने शासन को बनाए रखा और अपने साम्राज्य को बनाए रखा। लेकिन जो बाद के शासक थे ना सर, उसमें जो मंत्री थे या और भी मतलब रईस लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व हो गया था सर। और कई शासक जैसे रासलीलाओं में या उनमें इतना ओके योग्यता नहीं थी सर उनमें प्रशासन ओके। चलाने की कि औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है, क्यों? सर औरंगजेब ने अपने प्रशासन को या जनता को सुदृढ़ करने के लिए कुछ नीतियां बनाई थी सर। जैसे जैसे शराबबंदी हो गई सर, और या और भी कोई नशीली चीजों का सेवन पे प्रतिबंध हो गया, और गान पे, वाद्य यंत्रों पे, नृत्य पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया। लेकिन जो चीज उसने सर जनता पे अप्लाई की ना, वो औरंगजेब ने खुद अपनी लाइफ में भी अप्लाई की थी। तो इस ओके। कारण उसको जिंदा पीर कहा जाता है सर। अकबर ने न्याय की जंजीर शुरू की थी, थोड़ा सा बता सकते हैं विस्तार से? सर अकबर की तो शायद मैंने नहीं पढ़ी सर, अकबर की न्याय की जंजीर तो। तो न्याय की जंजीर किसने शुरू की थी? सर जहांगीर ने। हाँ, बताइए। अकबर ने सर अपने न्याय की जंजीर ना लगवाई थी अपने राजमहल में। और उसमें ये था कि अगर कोई फरियादी इस न्याय की जंजीर को बजाता है तो उसकी आवाज ना उसके राजमहल में जो घंटे लगे हुए थे वहां पर जाती थी सर। ओके और हालांकि इस न्याय की जंजीर को मतलब सारी उम्र मतलब उसके शासनकाल में किसी ने बजाया नहीं, बस एक बैल ने बजाया था, जिसको जहांगीर ने अपने संरक्षण में ले लिया था सर। ओके। जहांगीर को अकबर बचपन में किस नाम से पुकारता था? सलीम सर। सलीम तो उनका मूल नाम था, अकबर किस नाम से पुकारता था? शेखू बाबा सर। ठीक है। आप ये बताइए, जो हमें मुगल काल को हम अगर मैप में देखते हैं, तो राजस्थान में जो राजपूत जो एक शासक हैं रहे हैं, मेवाड़ का जो क्षेत्र रहा है, वो किसी का अधीन नहीं रहा है, तो बता सकते हैं क्यों? सर मेवाड़ में जैसे अकबर के टाइम में सर ये महाराणा प्रताप जी थे, राजपूत शासक, जिन्होंने मतलब मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी सर। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मतलब उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की, और वो मृत्यु दम तक सर उनसे संघर्षरत रहे। और मैं ये पूछ उसके रहा बाद हूँ, क्यों गुलाम नहीं हुए? क्या कारण थे? स्वीकार नहीं किए तो ठीक है, वो अच्छे योद्धा थे, मतलब कोई ज्योग्राफिकल कारण था या कोई और कारण था, मतलब किस वजह से ये मेवाड़ का क्षेत्र किसी का अधीन नहीं हो पाया? आप मेवाड़ का ज्योग्राफर क्षेत्र, जी यस सर, बताइए। एक तो सर जो चित्तौड़ का दुर्ग था ना उनका, वो अभेद्य था सर, क्योंकि उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था सर। और जो मुगल, चित्तौड़ का दुर्ग आपने बताया है, किस पठार पे बना है? सर पठार तो सॉरी सर याद नहीं है सर मुझे। ओके। आपने बताया कि इन्होंने चित्तौड़ इनकी राजधानी रही है महाराणा प्रताप की, और यहाँ से युद्ध किया इन्होंने। तो जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप पहाड़ों में जाके छिप गए थे, उसके यस सर। बाद महाराणा प्रताप ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? सॉरी सर ये नहीं याद मुझे। ओके। आप जाट राजाओं के बारे में सुना है, आप जाट राजाओं को क्रम में लगा सकते हैं? सर क्रम में तो नहीं लगा सकते सर, लेकिन राजाओं के नाम तो पता है सर। चूड़ामन के बारे में सुना आपने? यस सर, चूड़ामन के बारे में सुना है सर। बताइए। सर चूड़ामन ने मतलब औरंगजेब के टाइम में इन्होंने मतलब विद्रोह किया था सर। ये ओके। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहते थे सर। और ये मतलब औरंगजेब की नीतियों से खुश नहीं थे सर। ठीक है। इस कारण करनाल इन्होंने के करनाल के युद्ध के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, और हरियाणा का कौन सा शासक था जो करनाल के युद्ध में एक मुख्य भागीदार के रूप में था? करनाल का युद्ध सर 1739 ईस्वी में हुआ था। विद डेट बताइए। विद डेट तो याद नहीं है सर। जी, आगे बताइए। सर ये मेरे माइंड से एकदम स्किप हो गया सर। ठीक है।
आप ये बताइए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसके बारे हाँ में सर। थोड़ा विस्तार से बताइए। कौन कौन सी युद्ध नीतियां प्रयोग की थी, कौन कौन सी तोपें प्रयोग की थी, और इसमें जीत और हार किसकी हुई, तो कारण क्या है हार जीत का? सर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था सर, अहमद शाह अब्दाली डेट और बताइए, मराठों के बीच में हुआ था सर। विद डेट और बताइए। सर डेट याद नहीं है सर। ओके। और इसमें सर मराठों की हार का मुख्य कारण ये था कि उनके पास जो युद्ध करने की जो कला थी सर वो पुरानी थी सर। वो और इसके बजाय सर जो अहमद शाह अब्दाली है, उनका जो युद्ध करने का जो कौशल था वो एकदम अव्वल दर्जे का था सर। और किस प्रकार दूसरी से? तरफ क्या सर? किस प्रकार से अव्वल दर्जे का था बता सकते हैं? क्या कोई जोग्राफिकल कंडीशन उनको हेल्प कर रही थी, या कोई और कारण रहा है? सर उनके एक तो जो हथियार थे ना सर, तोपें वगैरह थी। कौन और सी तोपें प्रयोग की थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में? सर ये तो ध्यान नहीं है सर। ओके, हाँ बताइए जी थोड़ा सर। सा क्या क्या कारण रहे और हार के? और दूसरी तरफ सर जो हिंदू शासक थे, उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया था सर इसमें। बल्कि जो दिल्ली के शासक थे और एक और अवध के जो नवाब थे सर, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, क्योंकि उस समय जो मराठे थे भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे और वो मराठों को सर मतलब दबाना चाहते थे सर। कारण? शक्ति कमजोर करना चाहते थे। क्योंकि क्यों? क्योंकि सर इसमें एक तो हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे दिल्ली पर मुगलों का शासक था और जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय सर, तो वो मतलब अपनी जो प्रभुता है या अपने प्रशासन मतलब दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कुछ सर कारण दिल्ली का। कुछ कारण ये बताए जाते हैं इतिहास में कि मराठों ने ना बहुत सारे कर थोप रखे थे, सरदेशमुखी और चौथ, जो आपने सुने होंगे। बता सकते हैं ये यस क्या कर थे? सर, सर देशमुखी और चौथ सर ये कृषि कृषि करते सर, चौथ जैसे। और फसल का इसमें पूरी फसल का सर इसमें चौथा हिस्सा वसूला जाता था सर। और चौथ में? ये चौथ वाला ही सर बता रही हूँ, इसमें मतलब पूरी फसल का सरदेशमुखी? चौथा हिस्सा। सर देशमुखी का सर ध्यान नहीं है इतना। ओके। आप बता सकते हैं हिसार से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? सर आई थिंक अब्दुल रहमान थे सर, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। मुझे ये बताइए, नसीबपुर में लड़ाई हुई थी नारनौल के पास में, उस लड़ाई में अंग्रेजों ने किन तीन शक्तियों को खत्म किया था? सर नहीं पता सर। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं? प्रजामंडल आंदोलन सर, सर मुझे ध्यान नहीं है अभी इसका। भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बता सकते हैं? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर। ओके। ये बताइए, हरियाणा के नूह जिला है उसकी फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? 34 पॉइंट समथिंग है सर। श्योर हो आप? यस सर, 34 पॉइंट समथिंग है सर, एग्जिट तो नहीं पता लेकिन 34 पॉइंट समथिंग परसेंट है सर। ओके, तो आप ये बताइए कि गुरुग्राम जिला है उसका सेक्स रेशो क्या नूह से ज्यादा है या कम है? सेक्स रेशो सर इस नू से इसका ज्यादा है सर। कितना है नूह का और फिर इसका गुरुग्राम का? सर डेटा तो याद नहीं है सर मुझे। हरियाणा का सेक्स रेशो बता सकते हैं? हरियाणा का सेक्स रेशो सर 1000 पुरुषों के पीछे सर 8700 889 है सर। सॉरी सर, 8000 बोल रहा हूँ। 889 सर। 889? नहीं सर, 879 सर। तो 889 उनासी है। 79 सर। सॉरी सर। ये बता सकते हैं हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? एग्जिट तो ध्यान नहीं है सर, आई थिंक 253 वर्ग
किलोमीटर है सर। 253 वर्ग किलोमीटर। यस सर। ये बताइए, सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है वो क्या थी? सेफ्टी वाल्व थ्योरी सर अंग्रेजों के टाइम की थी। इसमें सर पता नहीं मेरे माइंड से क्यों नहीं ध्यान आ रहा ये। ओके उसमें हाँ सर, इसमें ना मतलब जैसे ये था कांग्रेस के और उसकी नीतियों का था सर कुछ। सॉरी सर, लेकिन मैं बता नहीं पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उस चीज को। ओके। जब कांग्रेस बनी थी उस समय यस सर। पर जो क्रांतिकारी थे उनकी कुछ मांगे थी, और धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो उनकी मांगे जो है उनमें बदलाव आता चला गया था। तो किस यस सर। प्रकार से उनकी मांगों में बदलाव आया था, क्या आप बता सकते हैं? सर जब कांग्रेस की स्थापना हुई ना 1885 ईस्वी में, हम्म। तो उस टाइम मतलब कि नरम दल के नेता थे सर। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए। और ये सर उस वक्त ना अंग्रेजों के शासन के अंदर ही भारत में सुधार चाहते थे सर, कि ओके उनको प्रशासन में भागीदारी दी जाए सर, भारतीयों को उनको ओके। समानता का दर्जा दिया जाए। हम्म। उसके बाद सर जब आगे चलते चलते जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, मतलब कोई अंग्रेजों की तरफ से कोई उचित रवैया नहीं अपनाया गया, तो उसके बाद उन्होंने मांग की कि हमें डोमिनियन स्टेट की मतलब मांग की उन्होंने कांग्रेस ने। ओके, फिर उसमें डोमिनियन सर स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट सर जिसमें मत कि ये जैसे अंग्रेजों का तो शासन रहे सर, लेकिन राजनीति में भारतीयों की भी भागीदारी होनी चाहिए सर। ओके। और उसके बाद सर जब इनकी नीतियों से मतलब विरोधित होकर जैसे उग्रवादी उग्र दल के जो नेता हुए, जैसे हमारे लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने सर ये उसके बाद जो उग्रवाद, ये उग्रवाद के थे उग्रपंथी या? सर, ये नरम दल और गरम दल सर। नरम दल, गरम दल गरम दल और उग्रपंथी, ये तीनों अलग थे या एक ही थे? नहीं सर, जैसे जो गरम दल है ना सर, उसको ही हम उग्रपंथी बोल सकते हैं सर। ओके। अच्छा ये हाँ तो बताइए, जब गांधी जी इंडिया कब आए थे? गांधी जी इंडिया सर 1915 ईस्वी में आए थे सर। ओके। तो वो जिस डेट को आए थे उस डेट को इंडिया में कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? प्रवासी दिवस सर, कि भारतीय कौन सी प्रवासी डेट दिवस। है वो? सर सॉरी, तारीख? लेकिन याद नहीं सर मुझे डेट ओके। सर। तो गांधी जी जब इंडिया में आए थे शुरू में, और जब तक जो है भारत आजाद हुआ, किस प्रकार से यस सर। गांधी जी की नीतियों में, उनकी थिंकिंग में किस प्रकार बदलाव आया था? आपको एग्जाम्पल देके बता सकते हैं? सर जैसे जब शुरुआत में गांधी जी भारत आए ना, तो उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था सर। हम्म। और उसके बाद जैसे सर 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने मतलब अपने लेवल पे शुरुआत की थी सर। और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन भी किए सर, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम्म। हो गया। तो जो हम्म। गांधी जी की नीतियां थी ना सर आंदोलन को लेके, वो संघर्ष विराम संघर्ष की नीतियों पे उन्होंने मतलब कार्य किया था सर। ओके। तो गांधी जी हमेशा बोलते थे अहिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा नहीं करेंगे। क्या यस उन्होंने सर। कभी ऐसा भी बोला था कि अब समय आ गया है, अब इस चीज को भूल जाओ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बोला था सर उन्होंने, क्या नारा दिया करो था या उन्होंने? मरो का नारा दिया था सर। ओके। तो उस समय क्या उनकी क्या नीति थी कि अब अहिंसा कर सकते हैं, या क्या क्या था उनका मतलब? करो या मरो से क्या मतलब था उनका? उनका सर करो या मरो से ये कतई मतलब नहीं था सर कि अहिंसा से बात नहीं बनती तो हमें हिंसा ही फैलानी है सर। लेकिन उन्होंने ये अच्छा। था कि साम दाम दंड भेद, हमें अब स्वतंत्रता प्राप्त करनी है अपने नैतिक मूल्यों के अंतर्गत रह के। वो जो अहिंसा था उनका हथियार, वो उस वक्त भी बना रहा सर, लेकिन ये था कि अब हमें हर हाल में स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। ओके। तो गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी कभी? 1924 में की थी सर बेलगांव अधिवेशन। ओके ओके। चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। बताइए अपने बारे में। सर मैंने 12th 2004 में की, और बीए 2007 में की।
और ये एमडी यूनिवर्सिटी से, और बीएड भी मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से 2008 में की। और मेरी मास्टर डिग्री 9 और 10 में 2009 और 10 में जयपुर यूनिवर्सिटी से की है, डिस्टेंस से। ओके, तो अभी और आप क्या कर सर रहे हैं? उसके बाद 10 इयर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्टडी से थोड़ा दूर हो गए। अब 3 इयर्स से फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो टीचिंग के लिए हो। ओके ओके, तो अभी आप कहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, पढ़ा ना, तैयारी कर रही हूँ। बीच में कुछ मंथ्स के लिए हिंदी से पढ़ाया था। ओके ओके, ठीक है। आप ये बताइए, राजा राम मोहन राय जो थे, वो हिस्ट्री में क्यों फेमस है, उनका नाम? सर राजा राम राय प्रथम ऐसे भारतीय थे जिन्होंने मतलब पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया एक तो, और जो भारत की जो ये भारतीय समाज में कुरीतियां फैली हुई थी उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। कौन जैसे कौन सी कुरीतियों के खिलाफ? सती हम्म, प्रथा के खिलाफ सबसे मेन अहम रोल उनका इसी में रहा। और उनकी बदौलत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको बैन किया था। ओके, तो अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी वो भारत में किस प्रकार से उसका वो कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर भारत में शिक्षा नीति सबसे पहले अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके थ्रू भारत की शिक्षा नीति पर 1 लाख खर्च करने के लिए उसमें चार्टर एक्ट में आया था। उसके हम्म, बाद 1833 का जो एक्ट था उसमें 10 लाख रुपए। लेकिन इसमें जो अंग्रेज थे वो उनका कुछ तो पाश्चात्य शिक्षा के थ्रू, जैसे अरबी और फारसी के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, और कुछ भारतीय लैंग्वेज की थ्रू। हम्म, तो उनका मेन मकसद यही था कि भारतीयों को इंग्लिश की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा देकर अपने लिए मतलब नौकरशाही तैयार करना एक तरह से। ओके ओके, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद जो था, वो उसमें क्या हम्म। बदलाव आया था भारत की जो प्रशासन था उसमें? इसमें सिर्फ पहले तो क्या था, कंपनी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो चार्टर एक्ट बनाती थी और उसके थ्रू कंपनी शासन करती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन करती थी। लेकिन ओके 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन नहीं रहा, ये डायरेक्ट जो ब्रिटेन की महारानी थी और उसके हाथ में चला गया। और उन्होंने इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके उसके सदस्य इसमें शामिल हो गए, और उनमें भारत सचिव नियुक्त की। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके सदस्यों में एक मेंबर को भारत सचिव बनाया गया, और एक परिषद का गठन किया गया, और उसके थ्रू फिर भारत का शासन शुरू हुआ ओके, भारत पर। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, क्या सर? उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ सर। उसमें क्या किसी भारतीय महिला ने भी भाग लिया था? यस सर, सरोजनी नायडू। ओके, और गांधी जी ने भी लिया था भाग? गांधी जी ने भी किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंजीत मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अभी आई आपकी आवाज। आप बताइए, गांधी। और टीपू सुल्तान बाद में युद्ध लड़ा जिसमें वो पराजित भी हुआ सर। और फोर्थ मैसूर युद्ध में सर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों का मैसूर पर
अधिकार हो जाता है और वो हिंदू राजशाही मतलब एक नाबालिग बच्चे को गद्दी पे बिठा देते हैं सर। ओके। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। हुंडी के बारे में बताइए विस्तार से। हुंडी सर एक पत्र होता था, जैसे किसी को अगर अपने पैसे का ट्रांसफर करना होता था तो वो पैसे अपने खुद ले जाने की बजाय सर वो हुंडी में या सर्राफ को दे देते थे निश्चित राशि, और वो उनसे मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेके सर गंतव्य तक उन पैसों को पहुंचा देते थे सर। ये साख पत्र के नाम से भी जाना जाता था सर। ओके। गुजरात विदेशी माल का एक प्रवेश द्वार बोला जाता है, क्यों? सर क्योंकि गुजरात की जो ज्यादा सीमा है ना वो तटीय समुद्री तटीय स्थल मार्ग से लगती है सर, और जो जलीय मार्ग है वो व्यापार की दृष्टि से काफी सस्ता भी होता है सर, और ये कटा फटा तक है सर। यहाँ पे बंदरगाहें मतलब नेचुरली बनी हुई है सर, जिसके कारण इसे बोला जाता है सर व्यापार के लिए प्रसिद्ध। ओके। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कहता है कि व्यापारी अपने आप को गरीब दिखाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर उनकी हैसियत का अगर पता चल गया तो उनसे जबरन धन उगाही की जाएगी। मतलब किस शासक ने, जो जो शासक था उसने व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा के लिए कानून बनाए वो सारे। बर्नियर ने बोला है कि व्यापारी तो जो डरते थे और वो गरीब दिखाने की कोशिश करते थे, अपने आप को अमीर नहीं शो करते थे, तो किस शासक ने उनके लिए स्पेशल कानून बनाए? सर ध्यान नहीं है सर पूरी तरह से। ओके। शिवाजी के अष्ट प्रधानों के बारे में थोड़ा चर्चा करिए। सर अष्ट प्रधान शिवाजी के टाइम में मतलब प्रशासन का प्रमुख हिस्सा थे सर। इसमें सर सेना अधिकारी होता था, और ये फडणवीस और वित्त अधिकारी सर, मुझे इनका ना एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ओके। आप बता सकते हैं जो अष्ट प्रधान थे शिवाजी के, वो यस सर। अस्थाई थे या अनुवांशिक थे, या इनमें से कोई नहीं थे? सर स्थायी अनुवांशिक तो नहीं थे, अनुवांशिक तो नहीं थे सर। तो फिर योग्यता क्या के थे आधार वो? पर, योग्यता के आधार पर चयन किया जाता था सर उनका। मतलब कोई भी पद अनुवांशिक नहीं था सर कि पिता के बाद उसके पुत्र को या फिर उससे आगे मतलब चलता रहे सर। ओके। आपने मुगल जो राजा जो हुए हैं, मुगल मुगल शासक हुए हैं, उनको आप क्रम में लगा सकते हैं? यस सर। बताइए। सर सबसे पहले बाबर, और बाबर जी। के बाद सर, बाबर के बाद हुमायूं सर, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां हुए, और सॉरी सर जहांगीर हुए, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब सर। ओके। उसके बाद जो शासक थे सर वो अयोग्य थे, और उनका मुझे सीक्वेंस याद नहीं सर। लास्ट था सर बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद के शासक अयोग्य थे या उत्तर मुगल काल के शासक थे? उत्तर मुगल काल के शासक थे सर, औरंगजेब के बाद जो हुए शासक। तो आप अयोग्य किस बेस पे बोल रहे हैं उनको? वो शासक तो थे ना, उन्होंने राज तो किया है। नहीं सर, जैसे मतलब बाबर से लेकर और औरंगजेब तक, हालांकि डिक्लाइन तो सर औरंगजेब के काल से स्टार्ट हो गया था मुगल साम्राज्य का, लेकिन औरंगजेब ने फिर भी काफी हद तक मतलब अपने शासन को बनाए रखा और अपने साम्राज्य को बनाए रखा। लेकिन जो बाद के शासक थे ना सर, उसमें जो मंत्री थे या और भी मतलब रईस लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व हो गया था सर। और कई शासक जैसे रासलीलाओं में या उनमें इतना ओके। योग्यता नहीं थी सर उनमें प्रशासन ओके। चलाने की, कि औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है, क्यों? सर औरंगजेब ने अपने प्रशासन को या जनता को सुदृढ़ करने के लिए कुछ नीतियां बनाई थी सर, जैसे जैसे शराबबंदी होगी सर, और या और भी कोई नशीली चीजों का सेवन पे प्रतिबंध हो गया, और गान पे, वाद्य यंत्रों पे, नृत्य पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया। लेकिन जो चीज उसने सर जनता पे अप्लाई की ना, वो औरंगजेब ने खुद अपनी लाइफ में भी अप्लाई की थी, तो इस ओके। कारण उसको जिंदा पीर कहा जाता है सर। अकबर ने न्याय की जंजीर शुरू की थी।
थोड़ा सा बता सकते हैं विस्तार से? सर अकबर की तो शायद मैंने नहीं पढ़ी सर, अकबर की न्याय की जंजीर तो न्याय की जंजीर किसने शुरू की थी? सर जहांगीर ने। हाँ, बताइए। अकबर ने सर अपने न्याय की जंजीर ना लगवाई थी अपने राजमहल में, और उसमें ये था कि अगर कोई फरियादी इस न्याय की जंजीर को बजाता है तो उसकी आवाज ना उसके राजमहल में जो घंटे लगे हुए थे वहां पर जाती थी सर। ओके। और हालांकि इस न्याय की जंजीर को मतलब सारी उम्र मतलब उसके शासनकाल में किसी ने बजाया नहीं, बस एक बैल ने बजाया था जिसको जहांगीर ने अपने संरक्षण में ले लिया था सर। ओके। जहांगीर को अकबर बचपन में किस नाम से पुकारता था? सलीम सर। सलीम तो उनका मूल नाम था, अकबर किस नाम से पुकारता था? शेखू बाबा सर। ठीक है। आप ये बताइए, जो हमें मुगल काल को हम अगर मैप में देखते हैं तो राजस्थान में जो राजपूत जो एक शासक हैं रहे हैं, मेवाड़ का जो क्षेत्र रहा है वो किसी का अधीन नहीं रहा है, तो बता सकते हैं क्यों? सर मेवाड़ में जैसे अकबर के टाइम में सर ये महाराणा प्रताप जी थे राजपूत शासक, जिन्होंने मतलब मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी सर। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मतलब उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की, और वो मृत्यु दम तक सर उनसे संघर्षरत रहे। और उसके बाद मैं ये पूछ उसके रहा बाद हूं, क्यों गुलाम नहीं हुए? क्या कारण थे? शिकार नहीं किए तो ठीक है, वो अच्छे योद्धा थे, मतलब कोई ज्योग्राफिकल कारण था या कोई और कारण था? मतलब किस वजह से ये मेवाड़ का क्षेत्र किसी का अधीन नहीं हो पाया? आप मेवाड़ का ज्योग्राफिकल। क्षेत्र। जी, यस सर। बताइए। एक तो सर जो चित्तौड़ का दुर्ग था ना उनका वो अभेद्य था सर, क्योंकि उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था सर। और जो मुगल चित्तौड़ का दुर्ग आपने बताया है, किस पठार पे बना है? सर पठार तो सॉरी सर याद नहीं है सर मुझे। ओके। आपने बताया कि इन्होंने चित्तौड़ इनकी राजधानी रही है महाराणा प्रताप की, और यहाँ से युद्ध किया इन्होंने। तो जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप पहाड़ों में जाके छिप गए थे, उसके यस सर। बाद महाराणा प्रताप ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? सॉरी सर ये नहीं है मुझे। ओके। आप जाट राजाओं के बारे में सुना है? आप जाट राजाओं को क्रम में लगा सकते हैं? सर क्रम में तो नहीं लगा सकते सर, लेकिन राजाओं के नाम तो पता है सर। चूड़ामन के बारे में सुना आपने? यस सर चूड़ामन के बारे में सुना है सर। बताइए। सर चूड़ामन ने औरंगजेब के टाइम में इन्होंने मतलब विद्रोह किया था सर। ये ओके। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहते थे सर, और ये मतलब औरंगजेब की नीतियों से खुश नहीं थे सर। ठीक है। इसके बाद इन्होंने करनाल के युद्ध के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। और हरियाणा का कौन सा शासक था जो करनाल के युद्ध में एक मुख्य भागीदार के रूप में था? करनाल का युद्ध सर 1739 ईस्वी में हुआ था। विद डेट बताइए। विद डेट तो याद नहीं है सर। जी, आगे बताइए। सर ये मेरे माइंड से एकदम स्किप हो गया सर। ठीक है। आप ये बताइए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसके बारे में यस थोड़ा विस्तार से बताइए। कौन कौन सी युद्ध नीतियां प्रयोग की थी, कौन कौन सी तोपें प्रयोग की थी, और इसमें जीत और हार किसकी हुई, तो कारण क्या है हार जीत का? सर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था सर। अहमद शाह विद अब्दाली डेट और बताइए। मराठों के बीच में हुआ था सर। विद डेट और सर बताइए। डेट याद नहीं है सर। ओके। और इसमें सर मराठों की हार का मुख्य कारण ये था कि उनके पास जो युद्ध करने की जो कला थी सर वो पुरानी थी सर। वो और इसके बजाय सर जो अहमद शाह अब्दाली है उनका जो युद्ध करने का जो कौशल था वो एकदम अव्वल दर्जे का था सर। और किस प्रकार दूसरी से? तरफ क्या सर? किस प्रकार से अव्वल दर्जे का था, बता सकते हैं? क्या कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन उनको हेल्प कर रही थी या कोई और कारण रहा है?
सर उनके एक तो जो हथियार थे ना सर, तोपें वगैरह थी। कौन और सी तोपें कितनी थी पानीपत की तीसरी लड़ाई में? सर ये तो ध्यान नहीं है सर। ओके, बताइए जी थोड़ा सर। सा क्या क्या कारण रहे और हार के। और दूसरी तरफ सर जो हिंदू शासक थे, उन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया था सर इसमें। बल्कि जो दिल्ली के शासक थे और एक और अवध के जो नवाब थे सर, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, क्योंकि उस समय जो मराठे थे भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे, और वो मराठों को सर मतलब दबाना चाहते थे सर, कारण? शक्ति कमजोर करना चाहते थे। क्योंकि क्यों? क्योंकि सर इसमें एक तो हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे दिल्ली पर मुगलों का शासक था, और जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय सर, तो वो मतलब अपनी जो प्रभुता है या अपने प्रशासन, मतलब दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कुछ सर कारण दिल्ली को। कुछ कारण ये बताए जाते हैं इतिहास में कि मराठों ने ना बहुत सारे कर थोप रखे थे, सरदेशमुखी और चौथ, जो आपने सुने होंगे। बता सकते हैं ये यस क्या कर थे? सर, सर देशमुखी और चौथ सर ये कृषि कृषि करते सर, चौथ जैसे। और फसल का इसमें, पूरी फसल का सर इसमें चौथा हिस्सा वसूला जाता था सर। और चौथ में? ये चौथ वाला ही सर बता रही हूँ, इसमें मतलब पूरी फसल का सरदेशमुखी? चौथा हिस्सा। सर देशमुखी का सर ध्यान नहीं है इतना। ओके, आप बता सकते हैं हिसार से 18 स्थान की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? सर आई थिंक अब्दुल रहमान थे सर, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। मुझे ये बताइए, नसीबपुर में लड़ाई हुई थी नारनौल के पास में, उस लड़ाई में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को खत्म किया था? सर नहीं पता सर। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हैं? प्रजामंडल आंदोलन सर, सर मुझे ध्यान नहीं है अभी इसका। भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बता सकते हैं? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर। ओके, ये बताइए हरियाणा के नूह जिला है, उसकी फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? 34 पॉइंट समथिंग है सर। श्योर हो आप? यस सर, 34 पॉइंट समथिंग है सर, एग्जिट तो नहीं पता, लेकिन 34 पॉइंट समथिंग परसेंट है सर। ओके, आप ये बताइए कि गुरुग्राम जिला है, उसका सेक्स रेशो क्या नूह से ज्यादा है या कम है? सेक्स रेशो सर इस नू से इसका ज्यादा है सर। कितना है नूह का और फिर इसका गुरुग्राम का? सर डेटा तो याद नहीं है सर मुझे। हरियाणा का सेक्स रेशो बता सकते हैं? हरियाणा का सेक्स रेशो सर 1000 पुरुषों के पीछे सर 8700, 889 है सर। सॉरी सर, 8000 बोल रहा हूँ। 889 सर। 889? नहीं सर, 879 सर। तो 889 उनासी है। 79 सर, सॉरी सर। ये बता सकते हैं हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? एग्जिट तो ध्यान नहीं है सर, आई थिंक 253 वर्ग किलोमीटर है सर। 253 वर्ग किलोमीटर? यस सर। ओके, मैं पूछता हूँ सवाल। ठीक है। सुनीता मैडम, यस सर। ओके, ये बताइए सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है वो क्या थी? सेफ्टी वाल्व थ्योरी सर अंग्रेजों के टाइम की थी। इसमें सर पता नहीं मेरे माइंड से क्यों नहीं ध्यान आ रहा ये। ओके, उसमें हाँ सर, इसमें ना मतलब जैसे ये था कांग्रेस के और उसकी नीतियों का था सर कुछ। सॉरी सर, लेकिन मैं बता नहीं पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उस चीज को। ओके, जब कांग्रेस बनी थी उस समय पे, और
बाद में जो भी क्रांतिकारी हुए और उस समय पे क्रांतिकारी थे, उनकी मांग जो थी अंग्रेजों से, उसमें किस प्रकार बदलाव आया था टाइम के साथ? सर थोड़ी सी ना आवाज आपकी कम आ रही है मुझ तक, थोड़ा क्लियर बताएं सर प्लीज। जब कांग्रेस बनी थी उस समय यस सर। पर जो क्रांतिकारी थे उनकी कुछ मांगे थी, और धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो उनकी मांगे जो है उनमें बदलाव आता चला गया था। तो किस यस सर। प्रकार से उनकी मांगों में बदलाव आया था, क्या आप बता सकते हैं? सर जब कांग्रेस की स्थापना हुई ना 1885 ईस्वी में, हम्म। तो उस टाइम पर मतलब कि नरम दल के नेता थे सर, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए। और ये सर उस वक्त ना अंग्रेजों के शासन के अंदर ही भारत में सुधार चाहते थे सर, कि ओके। उनको प्रशासन में भागीदारी दी जाए सर, भारतीयों को उनको ओके। समानता का दर्जा दिया जाए। हम्म। उसके बाद सर जब आगे चलते चलते जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, मतलब कोई अंग्रेजों की तरफ से कोई उचित रवैया नहीं अपनाया गया, तो उसके बाद उन्होंने मांग की कि हमें डोमिनियन स्टेट की मतलब मांग की उन्होंने कांग्रेस ने। ओके, फिर उसमें डोमिनियन सर स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट सर जिसमें मत कि ये जैसे अंग्रेजों का तो शासन रहे सर, लेकिन राजनीति में भारतीयों की भी भागीदारी होनी चाहिए सर। ओके। और उसके बाद सर जब इनकी नीतियों से मतलब विरोधित होकर, जैसे उग्रवादी उग्र दल के जो नेता हुए, जैसे हमारे लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल थे, इन्होंने सर ये उसके बाद जो उग्रवाद, ये उग्रवाद के थे उग्रपंथी या? सर, ये नरम दल और गरम दल सर। नरम दल, गरम दल गरम को दल और उग्रपंथी, ये तीनों अलग थे या एक ही थे? नहीं सर, जैसे जो गरम दल है ना सर, उसको हम उग्रपंथी बोल सकते हैं सर। ओके। अच्छा, ये हाँ तो बताइए, जब गांधी जी इंडिया कब आए थे? गांधी जी इंडिया सर 1915 ईस्वी में आए थे सर। ओके। तो वो जिस डेट को आए थे उस डेट को इंडिया में कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? प्रवासी दिवस सर, कि भारतीय कौन सी प्रवासी। डेट है वो? सर सॉरी तारीख? लेकिन याद नहीं सर मुझे डेट ओके। सर। तो गांधी जी जब इंडिया में आए थे शुरू में, और जब तक जो है भारत आजाद हुआ, किस प्रकार से यस सर। गांधी जी की नीतियों में, उनकी थिंकिंग में किस प्रकार बदलाव आया था? आपको एग्जाम्पल देके बता सकते हैं? सर जैसे जब शुरुआत में गांधी जी भारत आए ना, तो उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था सर। हम्म। और उसके बाद जैसे सर 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने मतलब अपने लेवल पे शुरुआत की थी सर। और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन भी किए सर, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम्म। हो गया। तो जो हम्म। गांधी जी की नीतियां थी ना सर आंदोलन को लेके, वो संघर्ष विराम संघर्ष की नीतियों पे उन्होंने मतलब कार्य किया था सर। ओके। तो गांधी जी हमेशा बोलते थे अहिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा नहीं करेंगे। क्या यस उन्होंने सर। कभी ऐसा भी बोला था कि अब समय आ गया है, अब इस चीज को भूल जाओ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बोला था सर उन्होंने, क्या नारा दिया करो था या उन्होंने? मरो का नारा दिया था सर। ओके। तो उस समय क्या उनकी क्या नीति थी कि अब अहिंसा कर सकते हैं, या क्या क्या था उनका मतलब? करो या मरो से क्या मतलब था उनका? उनका सर करो या मरो से ये कतई मतलब नहीं था सर कि अहिंसा से बात नहीं बनती तो हमें हिंसा ही फैलानी है सर। लेकिन उन्होंने ये अच्छा। था कि साम दाम दंड भेद, हमें अब स्वतंत्रता प्राप्त करनी है अपने नैतिक मूल्यों के अंतर्गत रह के। वो जो अहिंसा था उनका हथियार, वो उस वक्त भी बना रहा सर, लेकिन ये था कि अब हमें हर हाल में स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। ओके। तो गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी कभी? 1924 में की थी सर बेलगांव अधिवेशन। ओके। ओके, चलिए ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं। हिस्ट्री, मंजीत। यस सर। सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर, सुन पा रही हूँ। गुड ठीक है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए अपने बारे में। सर मैंने 12th 2004 में की, और बीए 2007 में की, और ये एमडी यूनिवर्सिटी से। और बीएड भी मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से 2008 में की, और
मेरी मास्टर डिग्री 9 और 10 में 2009 और 10 में जयपुर यूनिवर्सिटी से की है, डिस्टेंस से। ओके, तो अभी और आप क्या कर सर रहे हैं? उसके बाद 10 इयर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्टडी से थोड़ा दूर हो गए। अब 3 इयर्स से फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो टीचिंग के लिए हो। ओके ओके, तो अभी आप कहीं पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, पढ़ा ना, तैयारी कर रही हूँ। बीच में कुछ मंथ्स के लिए हिंदी से पढ़ाया था। ओके ओके, ठीक है। आप ये बताइए, राजा राम मोहन राय जो थे, वो हिस्ट्री में क्यों सर फेमस है उनका नाम? सर राजा राम राय प्रथम ऐसे भारतीय थे जिन्होंने मतलब पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया एक तो, और जो भारत की जो ये भारतीय समाज में कुरीतियां फैली हुई थी उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। कौन जैसे कौन सी प्रवृत्तियों के खिलाफ? सती हम्म। प्रथा के खिलाफ सबसे मेन अहम रोल उनका इसी में रहा। और उनकी बदौलत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको बैन किया था। ओके, तो अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी वो भारत में किस प्रकार से उसका वो कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर भारत में शिक्षा नीति सबसे पहले अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके थ्रू भारत की शिक्षा नीति पर 1 लाख खर्च करने के लिए उसमें चार्टर एक्ट में आया था। उसके हम्म। बाद 1833 का जो एक्ट था उसमें 10 लाख रुपए। लेकिन इसमें जो अंग्रेज थे वो उनका कुछ तो पाश्चात्य शिक्षा के थ्रू, जैसे अरबी और फारसी के माध्यम से, इंग्लिश के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, और कुछ भारतीय लैंग्वेज की थ्रू। हम्म। तो उनका मेन मकसद यही था कि भारतीयों को इंग्लिश की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा देकर अपने लिए मतलब नौकरशाही तैयार करना एक तरह से। ओके ओके, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बाद जो था, वो उसमें क्या हम्म। बदलाव आया था भारत की जो प्रशासन था उसमें? इसमें सिर्फ पहले तो क्या था, कंपनी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो चार्टर एक्ट बनाती थी और उसके थ्रू कंपनी शासन करती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन करती थी। लेकिन ओके 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन नहीं रहा, डे डायरेक्ट जो ब्रिटेन की महारानी थी और उसके हाथ में चला गया। और उन्होंने इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके उसके सदस्य इसमें शामिल हो गए और उनमें भारत सचिव नियुक्त की। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके सदस्यों में एक मेंबर को भारत सचिव बनाया गया और एक परिषद का गठन किया गया। और उसके थ्रू फिर भारत का शासन शुरू हुआ ओके, भारत पर। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, क्या सर? उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ सर। उसमें क्या किसी भारतीय महिला ने भी भाग लिया था? यस सर, सरोजनी नायडू। ओके, और गांधी जी ने भी लिया था भाग? गांधी जी ने भी किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंजीत मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हेलो हाँ, अभी आई आपकी आवाज। आप बताइए, गांधी जी ने सर। भी किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था क्या? हाँ सर, सेकंड सम्मेलन में, सेकंड राउंड सम्मेलन में सर, दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। तो उससे क्या कुछ फायदा मिला था हमें, या फिर कोई दिक्कत हुई थी नहीं उसकी वजह सर, ये जो कास्टिज्म मतलब
सांप्रदायिकता के मुद्दे पर इसमें सफल ये कन्वर्सेशन जो है इसकी सम्मेलन की ये सफल नहीं हुई, क्योंकि इसमें मुस्लिमों को तो पहले ही उनको आरक्षित सीटें दे जा चुकी थी, लेकिन और भी जो जातियां थी जैसे अम्बेडकर राव भी दलितों के लिए और बाकी भी, उन सब में एक तरह से समझौता नहीं हो पाया, एग्री नहीं हो पाए इस पर, तो इस हम्म। वजह से ये असफल रहा। ओके। तो आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो यस सर। ऑर्गेनाइज करने के पीछे अंग्रेजों का क्या मकसद था मेन? सर जो ये इसमें भारतीयों को जो 1919 का एक्ट था ना, उसमें उत्तरदायी शासन दिया गया था प्रांतों में, और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मतलब इसकी जांच करना चाहती थी एक तरह से। हम्म। और उसमें उसको उत्तरदायी शासन मतलब देना ठीक है या नहीं है, और केंद्र में भी इसको लागू करना चाहती थी। ओके। ठीक है अशोक सर। मैडम ये बताइए, मराठों द्वारा बहुत सारी संधियां की गई हैं, तो झलकी की संधि के बारे में बताइए। जल सॉरी सर, ये किरकी 2 की मिनट। संधि। झलकी की संधि के बारे में बताइए। सॉरी सर, ये झलकी की। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर। सर ये नहीं मालूम। पिट्स इंडिया एक्ट 1984 के बारे में बताइए। 19 सर इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इसमें, और ये भारत पर शासन करने के लिए इसमें एक वित्त सचिव होता था और एक विदेश मंत्री, और इनका 6 कित- मेंबर्स की एक परिषद बनाई गई, ठीक है ठीक है और ठीक है। इसको लाने वाले अहमदिया सर आंदोलन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर ये गुलाब अहमद नवाब था जिन्होंने अहमदिया आंदोलन शुरू किया, ओके। और ये अपने आप को मतलब ईसा मसीह और मेहदी और कृष्णा इन सब की उपाधि दी है, अपने अपने आप को इनको उपाधि दी है मतलब या इनका अवतार होने का दावा किया है? इनका अवतार होने का दावा किया है। ओके। शारदा एक्ट के बारे में बताइए थोड़ा। सर ये 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट पास हुआ था, और इसमें जो विवाह की आयु है वो 16 वर्ष के लिए लड़की की और 18 वर्ष लड़के की गई थी। लड़की की आयु 16 वर्ष करती गई। श्योर हो आप? सॉरी सर, 14 वर्ष 14 वर्ष लड़के की या लड़की की? लड़की की। और लड़के की? लड़के की सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही एग्जैक्ट। पहले आपने क्या बताया था? 18 इयर्स। तो आप श्योर नहीं हो इससे 18 ईयर से? सर सर 18 इयर्स, यस 14 एंड हाँ 18 ठीक इयर्स। बताया आपने। निम्न जाति सुधार आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही है? सर भीमराव अंबेडकर 1920 ईस्वी में भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए थे। जी। उसके बाद इन्होंने सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही। इन्होंने भारतीय दलित संघ की स्थापना भी की थी, 1927 में की थी, और एक 1924 में 2 दलित वर्ग की स्थापना की थी संगठन की। नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नक्शबंदी। सर
सॉरी सर। नक्शबंदी संप्रदाय के अंदर संगीत का विरोधी होने का एक मुहर लगी है इनके ऊपर। तो आप बता सकते हैं कि संगीत विरोधी मुगल शासक और कौन सा रहा है? इनको इंटरलिंक कर सकते हैं आप? औरंगजेब सर। और संगीत का प्रेमी कौन सा मुगल शासक रहा है? सर संगीत का प्रेमी मोहम्मद शाह रंगीला है। संगीत प्रेमी रहा है? सॉरी सर, अकबर रहा है। संगीत प्रेमी श्योर हो आप? हाँ श्योर सर। सैयद वंश का कार्यकाल बता सकते हैं और कौन कौन से प्रमुख राजा हुए हैं, शासक हुए हैं? सैयद वंश में खिज्र खा रहा है और कब 1451 तक जी। सैयद वंश। मुझे ये बताइए, जो दिल्ली की कुतुब मीनार है वो किसकी याद में और किसने बनवाई थी? सर ये बख्तियार खाकी की याद, ये जो था सूफी संत बख्तियार खाकी, उसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और इसका निर्माण प्रारंभ किया था, लेकिन इसको पूर्ण नहीं करा पाया वो। फिर इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया 1232 ईस्वी में। हरियाणा की फीमेल लिटरेसी रेट बता सकते हैं? सॉरी सर। ओके, हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला बताइए। सिरसा। एरिया बता सकते हो? सर नो, ये नहीं पता, मालूम नहीं है सर। मुझे ये बताइए, हरियाणा की फीमेल लिटरेसी रेट? यस यस सर। गुरुग्राम का सेक्स रेशियो बता सकते हैं? सर नहीं मालूम। आपने अपनी मास्टर्स किस यूनिवर्सिटी से की है? सर जब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। और बीएड? बीएड एमडी यूनिवर्सिटी से। एमडी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? सॉरी सर नहीं मालूम। एमडी यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म बताइए। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर महर्षि दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में टंकारा जिले में हुआ था। और इन्होंने ये आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और सत्यार्थ प्रकाश एक बुक लिखी है, और इन्हों का नारा था वेदों की ओर लौट चलो। और इन्होंने मतलब ओके, आप पंचकुला में आए हो इंटरव्यू देने। पंचकुला में मुगल गार्डन है, तो मुगल गार्डन के बारे में आप विस्तार से बता सकते हैं? सॉरी सर ये ठीक है। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला जिले के अंदर है, वो किसने बनवाया था और क्या कारण रहा है उसका बनवाने का? किस नदी के किनारे है? नहीं मालूम सर इसका। मुझे ये बता सकते हैं आप कि हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल से मातृ देवी की 2 संपूर्ण मूर्तियां मिली हैं? हड़प्पा से भी मिली है मातृ देवी की संपूर्ण मूर्तियां, किंतु संपूर्ण मूर्तियां कहां से मिली हैं हरियाणा में, किस हड़प्पाकालीन स्थल से? और उसको सबसे गरीब सभ्यता होने का भी सबसे अमीर सभ्यता होने का भी उस सभ्यता के ऊपर ठप्पा लगा है। बताइए। सुन पा रहे हो? ओके सर, नेक्स्ट कैंडिडेट लेते हैं।